हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट वीडियो से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ आईएफआरएस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, इसका आप आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, आईएफआरएस इट टेल्स कंपनीज हाउ टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये बोलता है कि जो आईएफआरएस वो क्या बताता है, वो कंपनी को बताता है कि कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, प्रेजेंट करना है, किसे इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड, ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। ठीक है, द आगे क्या लिखा, द पर्पस इज टू हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपनी परफॉर्म। ये क्या, इसका मेन पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर को ये बता सके कि कंपनी के अलग अलग पार्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस कैसे है। ठीक है, आगे हमारे पास मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब मीनिंग आ गया ऑपरेटिंग सेगमेंट। बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी विच अर्न्स रेवेन्यू एंड हैज एक्सपेंस, इज रिव्यूड रेगुलरली बाय चीफ डिसीजन मेकर, हैज सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो क्या है, एक कंपनी का ही पार्ट है, लेकिन वो तभी ऑपरेटिंग सेगमेंट बनेगी जब वो उसका खुद का खर्चे होंगे, खुद की इनकम होगी। ठीक है, वो जो उसकी जो खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिव्यूड की जाएगी चीफ मेकर से। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी वो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन पाएगी। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट के एग्जांपल क्या होते हैं। अ कंपनी में हैव ऑपरेटिंग सेगमेंट लाइक मोबाइल डिवीजन, क्लोथिंग डिवीजन, ऑनलाइन सर्विस डिवीजन। ये क्या है, ये इसके ऑपरेटिंग सेगमेंट है। ठीक है, होता है ना कि एक कंपनी है, सेम है, बट वो क्या है, अलग अलग चीजों में काम करती है। जैसे आप टाटा का देख लो, टाटा का अगर हम टाटा कंपनी देखें तो देखो वो कहीं ना कहीं फूड में भी काम करती है, उसका नमक आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, फिर उसके कार्स भी आते हैं। ठीक है, फिर उसकी गाड़ियां भी आती है। तो अगर इसको डिवाइड करना हो तो कैसे होगा कि भाई एक फूड डिवीजन हो गया, एक कार डिवीजन हो गया। मतलब कि वो जिस चीज में काम कर रहा है उसकी बेसिस पे उस कंपनी को डिवाइड करना, उसके काम को डिवाइड करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द आईएफआरएस अ कंपनी शुड आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट यूजिंग द मैनेजमेंट अप्रोच। ये बोलता है कि भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो अमाउंट है कैसे पता लगेगी कि भाई कौन कौन सी चीजें डालनी, कौन कौन सी चीजें नहीं डालनी। वो बोलते हैं कि किसके ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम मैनेजमेंट अप्रोच का यूज करेंगे। अब देखो मैनेजमेंट अप्रोच मीन्स क्या होता है, सेगमेंट यू शुड बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन हाउ द कंपनी मैनेजमेंट इंटरनली मॉनिटर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो द इंटरनल रिपोर्ट क्रिएटेड फॉर द सीईओ एंड सीएफओ बिकम द बेसिस फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट अप्रोच का मतलब पता क्या है, कि भाई जो कंपनी है ना वो वही मेथड, वही चीजें यूज करेगी जो कंपनी की मैने जो इंटरनली मैनेजमेंट टीम यूज करती थी ना मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस, वही वाले मेथड यूज करेगी। देखो, कंपनी मैनेजमेंट इंटरनली मॉनिटर परफॉर्मेंस, अंदर की भी होती है ना कंपनीज के मेथड्स होते हैं कैसे वो मॉनिटर करती है परफॉर्मेंस को, उसी बेसिस पे उसी के अकॉर्डिंग ही वो अप्रोच होगी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको टेस्ट लिखना है, ठीक है, अगर आपको टेस्ट लिखना है तो एक होता है कि आप बुक के अकॉर्डिंग टेस्ट लिख सकते हो, एक होता है कि मैडम जैसे का पेपर होता है ना, बुक में सिंपल सिंपल लिखा होता है, तो मैडम का होता है कि नहीं आप डायग्राम बनाओ, आप पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, तो आपके पास दो वेज होते हैं। आप किसको चूज करते हो, कि आप मैडम वाला वे चूज करते हो कि मैडम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्यों, मैडम को आपको पता है कि मैडम ने पॉइंट्स में ही ज्यादा नंबर देने हैं, मैडम ने पैराग्राफ में नहीं देना, जब बुक में पैराग्राफ में ही लिखा हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप किसको चूज करो, आप मैडम को चूज करो, मैडम के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख रहे हो, मैडम उसको चेक कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैडम ने वैसे ही नंबर ज्यादा हैं, तो वही चीज बोलता है कि भाई आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिपोर्ट्स तो बनानी है, अमाउंट तो आइडेंटिफाई करनी, पर आप वैसे करोगे जैसे वहां की इंटरनल मैनेजमेंट जो मॉनिटर करती होगी ना, मैनेजमेंट जो अंदर की टीम होगी जो मॉनिटर करती होगी परफॉर्मेंस को, जिस जैसे वैसे ही उनके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। तो उसको कैसे बोलते हो, इसीलिए बोलते हैं कि जो इंटरनल रिपोर्ट होती है ना, जैसे कि सीईओ ने क्रिएट की है, सीएफओ ने क्रिएट की है, वो बेसिस बन जाती है सेगमेंट रिपोर्टिंग की। ठीक है, क्योंकि देखो मेन तो सीईओ ही उसको चेक करेगा ना, जैसे आपका टेस्ट टीचर चेक करेगी, तो यहाँ की रिपोर्ट कौन चेक करेगा, इंटरनली सीईओ चेक करता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही वो बेसिक बन जाता है हमारे लिए, कि हम भाई उसी के बेसिस से उसके दिमाग के अकॉर्डिंग जैसा वो देखना चाहिए वैसे हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे बोलता है चीफ ऑफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ये क्या बोलता है, द सीओडीएम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, मे बी सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कमेटी। ये सीडीएम में क्या इंक्लूड हो सकता है, सीईओ भी इंक्लूड हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंक्लूड हो सकता है, बोर्ड एंड कमेटी भी इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, सीडीएम डिसाइड रिसोर्स एलोकेशन, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। आईएफआरएस 8 से सेगमेंट रिपोर्टिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिव्यूड बाय द सीडीएम। वही बोला है कि भाई जो सीडीएम है ना वो क्या करेगी, आपके रिसोर्स भी अलॉट करेगी, देखेगी कि कितना रिसोर्स कहाँ लगाना है ये भी डिसाइड करेगी, और आपकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करती है। ये दो काम करती है सीडीएम। ठीक है, अगर वो ये दो काम नहीं करती तो आपका फायदा क्या सीईओ का, मैनेजिंग डायरेक्टर का। ठीक है, मेन तो काम यही करती है, डायरेक्टर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही काम करते हैं, आपका रिसोर्स सिलेक्शन करते हैं, आपको फंड देते हैं कि भाई इतना ही फंड आएगा, इतना ही रिसोर्स आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, वही काम है। तो वो काम करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना वो रिव्यूड होनी चाहिए किसकी वजह से, सीओडी, मतलब जो सीओडी है वो आपकी जो इंटरनल रिपोर्ट है उसको देखेगा, उसको रिव्यूड करेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है,
क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। अब बोलता है कि आपने सेगमेंट तो बना लिया ऑपरेटिंग सेगमेंट, देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो कितनी सारी होंगी, ठीक है, बिजनेस तो आपके बहुत सारे हो गए। अब ये भी देखना है कि कौन से बिजनेस को रिपोर्ट करना जरूरी है, मतलब कौन से बिजनेस को ज्यादा जरूरी है कि देखो इसका ऐसे जैसे देखो ऊपर तो आपने ये पढ़ लिया कि जैसे कि जो रिपोर्टिंग है, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो कैसे बनेगी, ठीक है, उसमें क्या क्या बनाना है, देखो वो तो सबको बनानी पड़ेगी, पर कुछ ऐसी होती है ना कंपनीज जो छोटा ही पार्ट होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम पार्ट होती है, तो उनको स्पेशली देखना पड़ता है। तो वही चीज है कि भाई एक क्राइटेरिया है कि आप कब उस सेगमेंट को रिपोर्ट करोगे, मतलब कब आप जो ऊपर बैठे हैं उनको आप दिखाओगे, उनको उसकी रिपोर्टिंग करोगे कि भाई इसमें क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बोलता है सेगमेंट बिकम अ रिपोर्टेबल इफ इट मीट्स एनी ऑफ दीज थ्री सोल्ड, अगर इन तीन कंडीशन में से एक भी फुलफिल कर दे रही है तब भी उसको रिपोर्टेबल बन जाएगी, मतलब उसको अपनी सारे काम धंधे, आपका सब कुछ, रिवेन्यू, एक्सपेंस, आपकी इनकम, आपका हर एक चीज उनको बताना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या है, रेवेन्यू टेस्ट, पहला क्या है, रेवेन्यू टेस्ट करोगे कैसे, जो सेगमेंट रेवेन्यू इज मोर देन 10% ऑफ द टोटल कंपनी रेवेन्यू, बोलता है कि भाई एक टोटल कंपनी रेवेन्यू जितने कमा रही है ना उससे 10% ज्यादा होगा उस सेगमेंट रिपोर्ट का, मतलब कि मान लो कि अगर पूरी कंपनी, ठीक है, अब मान लो कि पूरी कंपनी 100 रुपया कमा रही है, ठीक है, तो बोलता है कि जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना उसका 10% हिस्सा, ठीक है, उसका 10% हिस्से से भी ज्यादा वही कमा रही है अकेली कंपनी, अकेला पार्ट, तो वो कितना जरूरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई तब रिपोर्टेबल हो जाएगी। थर्ड सेकंड क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट कर लो, वही वाला की बोला है कि भाई जब टोटल सेगमेंट रिपोर्ट और लॉस 10% ऑफ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, बोलता है कि जितना कंपनी, सारी कंपनी मतलब सारे पार्ट जोड़ के जितना प्रॉफिट कमा रही है ना उसका 10% से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ ये अकेली सेगमेंट कमा रही है, ठीक है, तो तब भी आप रिपोर्टेबल करोगे। तो सेकंड थर्ड इज एसेट टेस्ट, ये बोलता है सेगमेंट एसेट मोर देन 10% ऑफ द टोटल कंपनी एसेट, ये बोलता है कि पूरी जितनी टोटल कंपनी के एसेट्स है ना उसका मोर देन 10% एसेट सिर्फ इसके पास ही है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल कर दे रही है ऑपरेटिंग, देखो इन सब में ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर इन तीनों में से ही अगर वो सेगमेंट एक भी रूल फॉलो कर देती है ना तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी में कहाँ से एसेट्स हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लिबर्टीज, अब वो एक जरूरी अहम हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, सब एक जैसे यूनिफॉर्म में होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे डिवाइड होते हैं, बट कुछ ही बच्चे होते हैं जो नजरों में चढ़ते हैं, जिनका हमेशा सालों साल तक याद रह जाता। तो वही बात है कि भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट तो बहुत सारी होंगी उस कंपनी में, जरूरी नहीं एक है। देखो जैसे अब वो टाटा का कंपनी का मैंने बोला कि भाई वो नमक बना रही है, ठीक है, एक फूड सेगमेंट हो गया, एक उसकी कार सेगमेंट हो गई, और मेरे ख्याल से वो कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाती है, राइट, तो उसका सेगमेंट हो गया। अब वो देखेगी कि इन सेगमेंट में से अगर सोच लो कि अगर उसे कार से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इन दो तीन सेगमेंट्स में से उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कार में से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देगी, वो कार पे देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो दे रही है, सबसे ज्यादा एसेट उसके पास है उसी एक सेगमेंट के पास, तो वो सबसे ज्यादा उस पे ध्यान देगी। वही एक सेगमेंट है जो जाएगी भाई बताएगी कि मेरे में ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये है वो है, सब उसको रिपोर्ट करेगी, ठीक है, तो वो चीज बोली गई है। आगे देखो, अब आ गया 75 रूल कवरेज रूल, ये क्या बोलता है, आफ्टर अप्लाइंग द 10% टेस्ट अब रिपोर्टेबल सेगमेंट मस्ट कवर एटलीस्ट 70% ऑफ द टोटल कंपनी रेवेन्यू, इफ नॉट कंपनी मस्ट एड मोर सेगमेंट एज रिपोर्टेबल अंटिल द 75 कवरेज इज रीच। ये बोलता है कि भाई देखो ये तीन अगर आपने फुलफिल कर ली, ठीक है, तो वो तो ठीक है, बट वो बोलते हैं कि सेकंड रूल है कि आपका 75% कवरेज होना चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट कर रही है ना सेगमेंट उसका एटलीस्ट 70% टोटल कंपनी रेवेन्यू का कवर होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो जो रिवेन्यू था वो 10% से ज्यादा था, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी शायद 10% से ज्यादा क्रॉस कर जाए, बट वो कहीं ना कहीं एक 75 के कवरेज से नीचे नीचे रह जाए, ठीक है, तो वो बोलता है इस चीज में आप क्या करोगे, आप दूसरे सेगमेंट को ऐड कर लोगे, ठीक है, उनके साथ कोलैब कर लोगे, या आप वेट करोगे कि हो कहीं से कहीं ना, हाँ मतलब आप कोशिश करोगे, आप कहीं ना कहीं अपना कवरेज बढ़ा लो, कि आप कहीं ना कहीं 10 से तो ज्यादा परसेंट कर ही रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं 70% कवरेज कर लो कि ज्यादा आपके हाथ में वो आ जाए, नहीं तो तब तक आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप वेट करोगे, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि हाँ, और जैसे अभी आप देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ, मेरे दिमाग में अभी आया, सीए के एग्जाम्स आप देते हो, आप देते हो सॉरी, जैसे सीए के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें पता क्या होता है कि उसमें एक रूल होता है कि भाई आपको अगर 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या कहते हैं 40% करिए 40 मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में पास होने के लिए, ठीक है, 40 नंबर चाहिए, ठीक है, हर एक पेपर में पास होने के लिए, ठीक है। अब आपके पास पेपर कितने हैं, आपके पास पेपर है 5, ठीक है, तो अब सोचो कि अगर आप हर एक पेपर में 40 नंबर ले रहे हो तो आपका टोटल कितना बढ़ेगा, 200, राइट, बट वो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं,
नहीं, आपको एक तो हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं तब आप पास हो, लेकिन आपका टोटल 240 बनना चाहिए या 250 आई थिंक है, आपका इतना बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर लाओगे तो एंड में तो 200 बनेगा, आप फिर भी फेल हो। समझ रहे हो? तो वो यही वाली चीज बोलना चाह रहा है कि ऊपर तो एक तो 10% से ऊपर आना चाहिए आपका, दूसरा आपका 75 कवरेज आना चाहिए। तो 75 कवरेज नहीं है तो आप वेट करो 75 कवरेज होने का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने बोला ना, मैंने जैसे बोला कि सीए में आप 40% 40 तो ले आ सकते हो पास होने के लिए, लेकिन आपको टोटल करने के लिए 2040 चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उसको ज्यादा लाने की कोशिश करोगे कि भाई 45 किसी सब्जेक्ट में आ जाए, किसी सब्जेक्ट में 50 क्रॉस हो जाए, ताकि मेरा जो टोटल है वो 200 से ऊपर बन जाए, मतलब 240 से ऊपर बन जाए, ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया वो ये चीज बोलना चाह रहा है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 75% भी और ये ऊपर का भी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलता है कि एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट, बोलता है व्हेन सेगमेंट कैन बी कंबाइंड, कभी कभी ऐसा होता है कि सेगमेंट जो है ना कंबाइंड भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये कब कंबाइंड होगी, ये बोला था ना मैंने यहाँ पे कि भाई जो कंपनी है अगर उसका 70% नहीं आ रहा तो वो वेट करेगा कि भाई मोर सेगमेंट उसमें ऐड कर ले, ठीक है, अपना जो सेगमेंट की कवरेज है बढ़ा ले, ठीक है। तो वही वाली चीज आ गई कि अब वो सेगमेंट कंबाइंड कैसे करेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई नमक की सेगमेंट टाटा की कार की सेगमेंट से कैसे मर्ज हो जाएगी, तो वो ऐसे वाला सिस्टम नहीं। तो अभी मैं बताऊंगी कैसे एग्रीगेट होगी। देखो स्मॉल सेगमेंट में भी कंबाइंड, जो छोटे छोटे सेगमेंट है ना कंबाइंड हो सकती है, कैसे? दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उनके पास सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, वो जैसे बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो सेम होना चाहिए, सिमिलर कस्टमर होने चाहिए, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होना चाहिए, सिमिलर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए। एग्रीगेट कीप सेगमेंट रिपोर्टिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। देखो जैसे अगर मान लो कि जो टाटा है वो नमक बेच रहा है, ठीक है। मान लो कि टाटा का कोई और फूड आता होगा, मुझे नहीं पता, मेरे घर में सिर्फ टाटा का नमक ही यूज होता है। मान लो कि इसका नहीं, आपको मैं दूसरा देती हूँ, जैसे कि टाटा का एज्यूम अभी टाटा का एज्यूम कर लो, कैसे मतलब मान लो कि टाटा एक नमक बना रहा है, ठीक है। मान लो कि टाटा एक कोई और फूड भी बना रहा है, ठीक है, कोई जैसे मान लो कि नमक बन रहा है तो यहाँ पे मान लो चीनी बन रहा है, ठीक है। अब दोनों कहीं ना कहीं देखो एक ही कस्टमर को जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट तो एक ही किराने के स्टोर पे होंगे नमक चीनी, ऐसा तो नहीं होगा कि नमक वो अलग को देगा और चीनी वो अमेरिका भेज देगा, नहीं भाई, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेगा क्योंकि दोनों ही फूड की क्वालिटी बजा रहे हैं, एक ही शॉप पे जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं मर्ज हो सकते हैं किसके अंदर, फूड सेगमेंट के अंदर, कि भाई चल चीनी वाले तू भी मेरे पास ही आ जा, ठीक है, मैं तो नमक हुई सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर, फूड वाले में तू भी आ जा। तो वो दोनों ने कंबाइन कर लिया, तो ऐसे कंबाइन हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई कार है, ठीक है। अब कोई कार होगी टाटा की, कोई बहुत महंगी कार होगी, कोई थोड़ी सी छोटी में नैनो में, बोलते हैं नैनो में होगी कोई, मतलब 4 व्हीलर हो लंबी वाली होगी। तो वो बोलते हैं कि भाई चल दोनों को एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, एक ही तरीके से बनेंगी, ठीक है, एक ही रॉ मटेरियल लगेगा। तो भाई बोलेंगे चलो आजा हम दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो ऐसे बेसिस पे वो कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इससे क्या होता है, ये तो यहाँ लिखा है ना, एग्रीगेट कीप सेगमेंट रिपोर्ट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, इससे सिंपल भी हो जाता है और अंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है। अब देखो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अब डिस्क्लोजर क्या है, आईएफआरएस इट रिक्वायर्ड कंपनी टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है। पहला कि जनरल इन्फॉर्मेशन हाउ सेगमेंट आर आइडेंटिफाइड, टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन सेगमेंट। देखो पहली बात है आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपने सेगमेंट किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया, मतलब कि आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया, बिजनेस के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया है, कि ज्योग्राफिकल बेसिस पर आइडेंटिफाई किया। तो वो बोलते हैं कि आइडेंटिफाइड आपका करना जरूरी है। फिर आप प्रोडक्ट और सर्विस भी बताओगे कि भाई सेगमेंट किसके प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा सर्विस बनाता है, ठीक है। अब बताओगे ना कि भाई आपने अगर ऑपरेटिंग बेसिस पे आपने 2 सेगमेंट डिवाइड किए, एक फूड सेगमेंट, एक आपने कार सेगमेंट मतलब डिवाइड किया है, तो आपको ये भी तो बताना है कि फूड सेगमेंट में नमक बन रहा है, ठीक है। तो फूड में तो भाई बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, तो वो बोलता है कि फूड में आपको बताना भी तो पड़ेगा स्पेसिफिक नमक बना रहा है, स्पेसिफिक चीनी बना रहा है, ठीक है। कार में भी देखो अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉनिकल चीज बना रहा है, ठीक है, टाटा, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, आपको बताना है कि कार बना रहा है, ठीक है, मशीनरी बना रहा है या इलेक्ट्रॉनिकल स्कूटरी बना रहा है, क्या चीज बना रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अब क्या प्रॉफिट एंड लॉस इन्फॉर्मेशन, ये बोलता है कि ईच सेगमेंट, फॉर ईच सेगमेंट आपको हर एक सेगमेंट के लिए रेवेन्यू, उसका इंटरेस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, सेगमेंट रिजल्ट, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हर एक जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसका इनकम क्या है, उसका एक्सपेंस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, इनकम टैक्स क्या, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे एसेट एंड लिबर्टी इन्फॉर्मेशन, वही चीज होगी कि आपको ये भी बताना है कि सेगमेंट का एसेट्स कितने, सेगमेंट के पास लिबर्टी कितनी है, ठीक है। अदर डिस्क्लोजर जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कि डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, एमोर्टाइजेशन कितनी है, ठीक है। और कोई ऐसी आइटम देखो सिग्निफिकेंट आइटम अफेक्टिंग सेगमेंट परफॉर्मेंस, कुछ ऐसे आइटम जो सेगमेंट परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको भी आपको डालना जरूरी है, ठीक है। अब देखो
एंटिटी वाइज डिस्क्लोजर, कुछ एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर भी है, जैसे रिक्वायर्ड एवन इफ ओनली वन सेगमेंट एग्जिट, अगर एक ही सेगमेंट एग्जिट कर रही है, ठीक है, मतलब उसके पास और कोई सेगमेंट नहीं है, तो बोलता है कि तब उसको कुछ डिस्क्लोजर कर सकता है, जैसे इफ द कंपनी हैज ओनली वन ऑपरेटिंग सेगमेंट इट मस्ट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखो वो सिंपल ये बता देगा कि आपके प्रोडक्ट लाइन कौन सी है। देखो आपने ऊपर ध्यान दिया, आपने जब यहाँ से सेगमेंटिकेशन किया था तो आपको ये भी बताना था कि भाई आपने सेगमेंट किसके बेसिस पे किया, ठीक है, आपको वो बोलता है कि भाई जब आपने यहाँ किया था ना तो आपको ये भी बता रहा था कि भाई ये जो सेगमेंट है किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया, बट जब आपके पास एक ही सेगमेंट है तो आपको क्या जरूरत है बताने का, आपको सिंपल ये बताना कि आप कौन सा प्रोडक्ट लाइन बना रहे हो, ठीक है। अब देखो जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको ये बताना है कि भाई जब आपके पास एक ही सेगमेंट है, ठीक है, तो वो आपको ये बताना है भाई वही सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट है, वो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, पर ये बताना है कि भाई वो फॉरेन कंट्री में है या तो वो मतलब डोमेस्टिक कंट्री में है या तो फॉरेन कंट्री में, ठीक है, ये भी आपको बताना है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेजर कस्टमर, इफ वन कस्टमर कंट्रीब्यूट 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू इट मस्ट बी डिस्क्लोज, अगर कोई ऐसा कस्टमर है, जैसे होता है ना कभी कभी बोलते हैं वीआईपी कस्टमर्स, जो मतलब ज्यादा खर्चा करते हैं आपके यहाँ ज्यादा आते हैं, बोलते हैं ना हम लोग वीआईपी कस्टमर्स या रेगुलर कस्टमर शॉप्स के पास भी होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई कस्टमर जो आपके पास रेगुलर है या वीआईपी है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा खर्चा कर रहा है, 10% या मोर से टोटल रेवेन्यू तो सिर्फ उसी से आ रहा है, तो बोलता है उसको स्पेशल कस्टमर को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इतने कस्टमर हमारे पास जो वीआईपी है, ये जो कस्टमर है हमारे ज्यादा वो करते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, आगे आगे मेजरमेंट प्रोविजन की भाई कैलकुलेट कैसे होगी। IFRS सेड दैट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड फॉलो द सेम बेसिस यूज्ड इन द इंटरनल रिपोर्टिंग, मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई वो मैनेजमेंट अप्रोच यूज करेगी, जो इंटरनल रिपोर्टिंग पे बेसिस पे जो यूज हो रहा था ना वही सेम चीजें हम मेथड कैलकुलेशन सब इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब बोलता है दिस मींस इफ द मैनेजमेंट यूज नॉन IFRS मेजर सेगमेंट रिपोर्ट कैन आल्सो यूज दैम, दिस गिव मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ हाउ मैनेजमेंट एवल्यूएट परफॉर्मेंस। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट नॉन IFRS मेजर यूज कर रही है अगर तो जो सेगमेंट रिपोर्टिंग में वही यूज होगा, अगर वो IFRS मेजर यूज कर रही है तब भी सेगमेंट वही यूज करेगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि मोर रियलिस्टिक व्यू मिल जाता है, ठीक है, इससे ये भी पता लग जाता है कि मैनेजमेंट कैसे परफॉर्मेंस एवल्यूशन करती है। अब देखो रिकॉन्सिलिएशन नीडेड, मतलब आप मैच करने की क्या जरूरत है। अब बोलता है कंपनी मस्ट रिकॉग्नाइज सेगमेंट टोटल विद, ठीक है। अब कुछ ऐसे ना मैच करने की भी जरूरत आती है, जैसे टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल एसेट, टोटल लिबर्टी, ठीक है। दिस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मतलब ऐसा होता है कि देखो आपने सेगमेंट में तो बना लिया, ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने सेगमेंट में तो डिवाइड कर दिया, सेगमेंट में तो उनका प्रॉफिट निकाल दिया, उनका लॉस निकाल दिया, उनका एसेट लिबर्टी निकाल दिया, बट आपको ये आपको मैच भी तो करना पड़ेगा कि भाई टोटल का जो आ रहा था आखिर के एंड में। देखो ऐसे भी हो सकता है ना कि आप ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड में ना बनाते हो, ठीक है, इंटीरियम ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाते हो, तो भाई अलग अलग कंपनी का आ रहा था, एक फाइनल भी तो आएगा ना, टोटल कंपनी का भी तो आएगा, तो आपको मैच करना है कि भाई अलग अलग कंपनी का जितना एसेट्स है हर ऑपरेटिंग सेगमेंट का ऐड करके क्या टोटल कंपनी के एसेट के बराबर आ रहा है, मतलब एक मैच करना है कि सिक्योरिटी के भाई कहीं धोखाधड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं फ्रॉड नहीं है, सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी, एक मैनिपुलेशन, ये सब हटाने के लिए देखो कंपनी का क्या है, वो क्या पता ऐसा करे कि कहीं पे जो नॉर्मल बन रही है ऑपरेटिंग सेगमेंट उनमें उनका सही सही बता दिया कि भाई एक इसने तो एक एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिसका 100 रुपया प्रॉफिट है, दूसरी ऑपरेटिंग कंपनी का 150 रुपया 50 रुपया प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 150 प्रॉफिट हुआ। तो क्या पता कंपनी जो फाइनल का वो बनाएगी फाइनल वाला उसमें लिख दे 200 प्रॉफिट हुआ, तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग तो भाई कर देंगे भाई प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हुआ, ये क्या है, वो धोखाधड़ी है। लेकिन वो बोलता है, कंपनी बोलती है कि नहीं, आप ऐसा करो कि आपको रिकॉन्सिलिएशन भी करनी है कि भाई देखना है कि एक ऑपरेटिंग सेगमेंट में तो 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, दूसरी ऑपरेटिंग सेगमेंट में 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, टोटल तो प्रॉफिट 150 होना चाहिए, तो कंपनी ने 200 कैसे डाल दिया, ताकि कहीं पे भी धोखाधड़ी न रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑकरेंसी रहे, लोगों का इन्वेस्टर्स का फायदा ना उठाया जाए, ठीक है। तो वही चीज बोलते हैं कि आपको रिकॉन्सिलिएशन करने की जरूरत है। आगे कंक्लूजन में क्या लिखा, IFRS इट फोकस ऑन द मैनेजमेंट अप्रोच मीनिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग मस्ट रिफ्लेक्ट हाउ द बिजनेस इज एक्चुअली रन इंटरनली, इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी कंपेटेबिलिटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टर बाय शोइंग द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ ई सेगमेंट। वही बोलता है कि जो मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर फोकस करती है, ठीक है, इसका मेन यही होता है कि भाई कि जो वो जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है कि जो एक बिजनेस वो एक्चुअली कैसे रन करता है, इंटरनली कैसे करता है, ठीक है, उसके पार्ट में कैसे इंटरनली करता है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, कंपेटेबिलिटी होती है, डिसीजन मेकर लेने में भी बहुत आसान रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। इससे आपको कहीं ना कहीं अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग परफॉर्मेंस भी पता लगती है ट्रू वाली, ठीक है। क्या पता आप कहीं ना कहीं धोखाधड़ी धड़ी कर दो कि मतलब आपकी एक ऑपरेटिंग बहुत घाटे में जा रही है, एक क्या पता जैसे मैंने आपको ऊपर बोला ना कि वो जो थ्री थ्री होल्ड वाला सिस्टम है कि भाई 10% से ज्यादा
रेवेन्यू टोटल हो, क्या पता है एक ही सेगमेंट आपका, अगर आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो क्या पता है एक ही सेगमेंट 150 रुपये प्रॉफिट कमाई जा रही है, ठीक है। तो सिर्फ जो सेगमेंट है वो तो सिर्फ 50 कमा रही है, तो इससे क्या होगा कि लोग दूसरे सेगमेंट में भी इन्वेस्ट करेंगे आपका टोटल प्रॉफिट देख के कि भाई प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट में करेगा उसको तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। असलियत में जब पीछे जाओगे डिटेल में देखोगे तो पता लगेगा कि भाई सारा प्रॉफिट तो एक ही कंपनी उठा रही है, एक ही सेगमेंट उठा रही है, दूसरी तो भाई घाटे में जा रही है। तो वो बोलता है कहीं ना कहीं आपको ट्रू परफॉर्मेंस पता लगती है कि हर एक सेगमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।